ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। देखिए हम लोग आ गए हैं क्लास 11 का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसमें हम लोग कितने लेक्चर हो चुके? 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके। आज हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग में लेक्चर नंबर 4। और हम लोग आयनिक बॉन्ड पे चल रहे थे। आयनिक बॉन्ड में हम लोग आ गए थे कहाँ पे? वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी पे। तो बस थोड़ा सा 2 मिनट हम लोग रिकॉल कर लें कि पहले तो ये देख लीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल वैलेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल? सम एलिमेंट्स एग्जिबिट मोर देन वन वैलेंसी। सम एलिमेंट्स एग्जिबिट मोर देन वन वैलेंसी, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। और अगर यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने वेरिएबल वैलेंसी का कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, कहाँ पे होता है ये फिनोमेना? तो अगर सपोजिंग ये पीरियोडिक टेबल है और हम लोग स्टडी कर रहे हैं वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, आयनिक बॉन्ड चल रहा था। तो यहां पे देखिए ये एस ब्लॉक हो गया, कौन सा ग्रुप हो गया? ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे सोडियम हमने ले लिया, सोडियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट। सोडियम की वैलेंसी तो हमेशा +1 होती है ना। और कोई वैलेंसी होती है क्या? जैसे सबने NaCl देखा, NaCl2 भी देखा क्या? NaCl2, NaCl2 अगर फार्मूला हो जाए इसका क्या मतलब हुआ? सोडियम की वैलेंसी 2 हो जाएगी। जैसे देखिए CaCl2 होता है ना, तो Cl2 का मतलब कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो पहले से पता है कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है। Al के साथ कितना क्लोरीन जाएगा? Cl3, AlCl3 होता है। तो Cl3 का मतलब एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो ऐसे पहचान लेंगे आप ना। तो देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स की वैलेंसी हमेशा कैसी होती है? डेफिनिट होती है, 1 नहीं, डेफिनिट होती है। 1 कहां पे होती है? तो 1 वैलेंसी होती है ग्रुप 1 की, इसकी वैलेंसी ये 1 है, ये 2 है, तो ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 होगी, ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 होगी। ग्रुप 1 में ये आ रहा है सोडियम, पोटेशियम और बोलिए रुबिडियम, सीसियम, बहुत अच्छा, फ्रांसियम, है ना। सारे एलिमेंट के नाम बता दिए ग्रुप 1 के जरा। बहुत अच्छा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, बहुत अच्छा। इसने आंख बंद करके बोला सारा। यही चीज हम सबसे कह रहे हैं बार बार, प्रैक्टिस क्या करना है? आईज क्लोज करने की प्रैक्टिस करना है। वेन एवर यूर रिस्पॉन्डिंग जस्ट क्लोज योर आईज, तो क्या होगा? माइंड और फोकस करेगा, क्योंकि एक सेंसेस को जितना कम इन्वॉल्व करेंगे, है ना, और सबसे ज़्यादा खतरनाक यही होती है जो एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। तो आइज को बंद किया हमने, अब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, सारा आंसर कर दिया स्नेहा ने। अब उसी तरह से मतलब ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट की वैलेंसी 1 होती है, 2, 3 और तो कोई नहीं होती है। तो इस वैलेंसी को क्या कहा जाए? इट इज कॉल्ड डेफिनिट वैलेंसी, फिक्स वैलेंसी, एक वैलेंसी होती है। ठीक है, उसके अंदर इसमें भी आ जाए, ग्रुप 2 में आ जाए। कैल्शियम की वैलेंसी देखिए CaCl3 तो नहीं होता, अगर हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि कैल्शियम की वैलेंसी 3 हो गई, CaCl3, क्योंकि यहां तो हम लोगों ने देखा AlCl3, AlCl3 का मतलब एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, ये तो होती है, लेकिन कैल्शियम की वैलेंसी तो 3 नहीं होती, कैल्शियम की वैलेंसी केवल 2 होती है। तो फॉर्मूला क्या जाएगा? CaCl2 जाएगा, CaCl2 जाएगा। तो हमने कंक्लूड किया कि 1 और 2 को मिला के एस ब्लॉक एलिमेंट 1 और 2 की वैलेंसी डेफिनिट होती है। एस ब्लॉक में वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती है। एस ब्लॉक की वैलेंसी कैसी? डेफिनिट होती है। एक सेंटेंस नोट कर लीजिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स ब्रैकेट में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, एस ब्लॉक एलिमेंट्स ब्रैकेट में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 हैव, क्या हो जाएगा? डेफिनिट वैलेंसी, हैव डेफिनिट वैलेंसी
हैव डेफिनिट वैलेंसी, हैव डेफिनिट वैलेंसी। तो देखिएगा जरा, हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा है, वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी कहां पे नहीं है, पहले ये बताइए। एस ब्लॉक में, ये क्लियर हो गया। एस ब्लॉक में वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती है। अच्छा, फिर कहां पे होती है, तो हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम डी में आ जाते हैं, ये डी हो गया ना, ये कहां से कहां तक डी है, रेचल बताइए, रेचल बताइए। आंखें बंद सोचिए खूब बढ़िया सा ना, हाँ है ना, हाँ ग्रुप 12 तक है, 3 से लेकर के 12 तक है, 3 से लेकर 12 तक है। और ये टोटल कितने ग्रुप हो गए इकरा, 3 से लेकर 12 तक 10 ग्रुप। बहुत अच्छा। इसीलिए देखिए डी ब्लॉक के अंदर ऐसे करके वर्टिकल कितने कॉलम्स हैं, 10 कॉलम्स हो जाएंगे। भाई हर एक ग्रुप को अलग अलग कॉलम पे हमने रखा है, तो 10 कॉलम ऐसे आ जाएंगे। जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे आप, जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, जितना ज्यादा ये करेंगे आप, ये क्या है, मनन। मनन मतलब रिपीटिशन, 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 रिपीटिशन इज द की। कितना अंदर सोचते हैं आप उस टॉपिक को लेके, कितना ज्यादा सोचते हैं, कितना ज्यादा सोचते हैं। भाई इस तरह जैसे अभी हमने बोला, किसी बुक में ऐसा नहीं लिखा है कि एस ब्लॉक की यहां तो डायरेक्टली वेरिएबल वैलेंसी स्टार्ट हो गया, और ये नहीं बताया कि कहां नहीं होती है, ये भी तो बताइए पहले। डायरेक्टली बस वेरिएबल वैलेंसी क्या होती, चालू हो गया। पहले बच्चे को ये तो बताइए कि कहां नहीं हो सकती और क्यों हो सकती है, तो उसको याद हो जाएगा कहां पे होती है फिर। ठीक है, अब डी पे हम लोग आते हैं। तो डी में देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत अच्छा। दोज इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी डिसाइड करते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन आउटरमोस्ट शेल एंड वैलेंस शेल, और बोथ आर सेम? वैलेंस शेल और आउटरमोस्ट शेल में फर्क होता है कि दोनों एक ही चीज है? हाँ बहुत अच्छा। क्या फर्क होता है इकरा? हाँ, आपको इसमें समझ में आया? नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। ऐसे बताइए कि सबको समझ में आ जाए। हाँ हो गया। नहीं, ये कुछ मजा नहीं आया। आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल में क्या फर्क है? देखिए, जिस शेल से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है उसको वैलेंस शेल कहा जाता है, और ये आउटरमोस्ट भी हो सकता है और इनर आउटरमोस्ट भी हो सकता है। ये फर्क हो गया। इनर आउटरमोस्ट n-1, nth को आउटरमोस्ट कहेंगे, nth। और कोई वर्ड है इसके लिए, आउटरमोस्ट के लिए कोई अलग से टर्म यूज करते हैं, यू से होता है, UL, अल्टीमेट शेल। इट इज कॉल्ड अल्टीमेट शेल। नए नए वर्ड्स वो देख के बताइए जो नहीं वो नहीं। आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया, जो नीट का नया सिलेबस आया है, जो आप कौन सी एजेंसी, जैसे पहले NTA कराती थी एग्जाम आपका, NTA का फुल फॉर्म क्या था? नेशनल
टेस्टिंग एजेंसी, कॉपी में लिखे, एनटीए का फुल फॉर्म था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। भाई जितने लोग नीट वाले हैं उनको तो एटलीस्ट इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अच्छा, अब जो नया सिलेबस नीट का आया है वो किसने दिया? एनएमसी। बहुत अच्छा, एनएमसी लिखिए नीचे, एनएमसी, एन नेशनल, नेशनल नो, हाँ ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन, फुल फॉर्म लिखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन। हिंदी में लिखेंगे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग। हाँ बहुत अच्छा, हिंदी में भी जानिए, हिंदी वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, मतलब थोड़ा फील आ रहा है, अंग्रेजी में उतना फील नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, इसने नया सिलेबस बनाया। इसने नहीं बनाया, ये तो जैसे नेशनल मेडिकल जो कमीशन है वो मेडिकल से रिलेटेड सारे काम करेगी अब। अच्छा, उसके अंदर एक दूसरी एजेंसी थी जिसने ये सिलेबस डिजाइन किया हम लोग का, वो देख लिए फोन से, नहीं वो तो यूजी अंडर ग्रेजुएट कहते हैं, अंडर ग्रेजुएटेड नहीं। हाँ, यूजी के बाद क्या है? नहीं वो नहीं, मतलब उस एजेंसी का नाम जिसने सिलेबस डिजाइन किया है, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड, हाँ मेडिकल एजुकेशन, सॉरी, हाँ मेडिकल एजुकेशन बोर्ड है। तो MEB, ये दूसरा टर्म आप लिखिए कॉपी में, MEB, मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल एजुकेशन बोर्ड। जो नीट ने नया सिलेबस, नहीं अब तो नीट, हाँ नीट ठीक है, नीट का जो नया सिलेबस आया वो इसने दिया, मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ने दिया। अब यही यूजी और पीजी का सिलेबस डिजाइन करेगी। पीजी का मतलब MS MD MBBS के बाद, ठीक है। और आज की डेट में बिना मास्टर डिग्री के MBBS का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लाइन लगी है, आप MBBS लेकर के खुश हो रहे हैं। भाई अगर आपके पास, पब्लिक के पास अगर ऑप्शन है, एक MBBS वहां बैठा है और एक वहां पे MD बैठा है, तो किसके पास जाएंगे लोग? MD के पास जाएंगे। जिसके पास ज़्यादा डिग्री होगी उसके पास पेशेंट जाएगा। तो आप MBBS लेके बैठे रहिए, कह दिया आप मेरी तो किस्मत खराब है। अरे किस्मत क्या खराब है भाई, जो आदमी पैसा दे रहा है वो तो चाहेगा कि बेस्ट डॉक्टर हमको मिल जाए। तो ये दोनों पीजी MBBS के बाद होगा, ठीक है। तो ये भी टर्म हम लोग याद करेंगे। ये फिर यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर 10 ग्रुप थे, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप थे। यहाँ से जैसे हमने कॉपर ले लिया, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, कॉन्फ़िगरेशन बताइए। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यही सुनना चाह रहे थे। 4s2 से शुरू करिए डायरेक्ट। ये कितना है? 20, याद है सबको? 4s2 पे कितना आता? 20, इतना रट लीजिएगा। तो 1s2 2s2 करने की एग्जाम में लिखेगा 1s2 2s2, लेकिन यहाँ पे फटाक से तुरंत हमको आंसर चाहिए, नहीं तो टाइम खराब होगा। 4s2 पे 20 हो गया, 4s2 के बाद क्या आता है ना? 3d10, बहुत अच्छा। 4s2 के बाद 3d ना 29 तक आना था, एटॉमिक नंबर 29 है। हाँ लेकिन वो 1 तब होगा, पहले आप इसको लिख लेंगे तब। इसको क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। 4s2 3d9 इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। फिर एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किराया, याद आ रहा है कुछ? एक इलेक्ट्रॉन जंप कराते हैं, क्यों? इस ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल ऑक्टेट नहीं, स्टेबल करने के लिए। ऑक्टेट कहाँ हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट में तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है। स्टेबल करने के लिए
हाँ, सारे ऑर्बिटल अब पेयर्ड हो गए, सारे ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो गए, ये मोर स्टेबल, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ये जो हमने बॉक्स में इंक्लोज किया, ये किस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है? तो आप बोलेंगे दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल। अच्छा, और फिर ये देखिए, ये जहां मैं गोला बनाने जा रहा हूं, ये कौन सी शेल है? ये कौन सी शेल है? ये आउटरमोस्ट शेल है, आउटरमोस्ट शेल है। फोर्थ शेल इज द आउटरमोस्ट शेल। और इसमें देखिए ये भी आ गया, ये अंदर आ गया, n-1 कह रहे थे ना, अभी यहां पे लिखा था n-1, ये आ गया। तो अब आपको ये ध्यान देना है, जो हमने क्वेश्चन किया था, आउटरमोस्ट शेल एंड वैलेंस शेल दोनों अलग अलग होता है। जिस शेल से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल, दैट मे बी आउटरमोस्ट और दैट मे ऑल्सो बी इनर आउटरमोस्ट, इनर आउटरमोस्ट। अब इसको अच्छे से लर्न करेंगे। इन केस ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, आउटरमोस्ट शेल एंड वैलेंस शेल बोथ आर सेम। अभी तक जो 10th का बच्चा होता है या इवन 11th तक का बच्चा, आउटरमोस्ट को ही वैलेंस शेल जानता है, वो कि वहीं से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, बस आउटरमोस्ट उसको रटा रहता है, आउटरमोस्ट आउटरमोस्ट, कहां से इलेक्ट्रॉन? आउटरमोस्ट से। नहीं, अब टर्म को चेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहां से पार्टिसिपेट करते हो, तो आप बोलेगा वैलेंस शेल से। अभी तक आउटरमोस्ट चल रहा था, अब चेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल से पार्टिसिपेट करता है। हाँ, अगर एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो दोनों एक ही शेल है। एस और पी ब्लॉक में आउटरमोस्ट ही वैलेंस शेल होती है, लेकिन जब डी ब्लॉक में आते हैं या एफ ब्लॉक में आते हैं, बहुत अच्छा, तब वैलेंस शेल अलग हो जाती है। तब इसको अच्छे से आप रटिएगा, ठीक है। इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स देयर आर टू शेल्स which will constitute the valence shell। कौन कौन सी? NS and N-1 D, इन दोनों को मिला के वैलेंस शेल बनेगा डी ब्लॉक में, NS और N-1 D। और फिर देखिए N-2 को क्या कहते हैं? N-2, बहुत अच्छा, N-2 को बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, ठीक है, पेनल्टीमेट शेल। ये कहां पे जरूरत पड़ती है? ये एफ ब्लॉक में जरूरत पड़ती है। तो एफ ब्लॉक के वैलेंस शेल में हाउ मेनी सेल्स आर देयर? 3 सेल्स, बहुत अच्छा। अब समझ आएगा ना? देखिए एस और पी ब्लॉक एलिमेंट, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, आउटर वैलेंस शेल देयर इज ओनली वन शेल, दैट इज आउटरमोस्ट। ये किसी बुक में ऐसे नहीं दिया गया है। कैसे पता लगेगा? बस इन्वॉल्व रहिए, करते 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 करते, ये जो मैंने कहा ये मनन करिए, उसके बारे में खूब सोचिए और सोचिए और सोचिए, कितना ज़्यादा आप उसके बारे में सोचते हैं। रिपीटिशन इज द की, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अब आउटरमोस्ट, अब तो डिफरेंस समझ आएगा ना, आउटरमोस्ट शेल और वैलेंस शेल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, कहाँ पे सेम है? एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में ये सेम होता है, क्योंकि उसी से आउटरमोस्ट से ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। लेकिन डी ब्लॉक में कितना? 2 शेल है। नाम क्या उसका? एंड पेनल्टीमेट, अल्टीमेट एंड पेनल्टीमेट, दोनों को मिला के वैलेंस शेल कहा जाता है डी ब्लॉक में, ठीक है। फिर उसी तरह से एफ ब्लॉक में आते हैं तो 3 शेल्स आर इन्वॉल्व। नाम बोलिए? अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट कॉपी में लिखिए। हाँ, इन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, the outermost shell is the valence shell, outermost shell is the valence shell। valence shell, full stop। but in D block elements, ultimate shell and penultimate shell
पेनल्टीमेट शेल collectively called, क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। बहुत अच्छा, collectively called वैलेंस शेल, called वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, full stop। Similarly in F block elements, the valence shell constitute, वैलेंस शेल constitute नहीं होगा, वैलेंस शेल consists of three shells, valence shell consists of three shells, namely, बोलिए, अल्टीमेट शेल। बहुत अच्छा, अल्टीमेट शेल, ब्रैकेट में nth कॉमा पेनल्टीमेट शेल, ब्रैकेट में n-1, फिर हाँ nt की स्पेलिंग ना, हाँ ante, एंटी पेनल्टीमेट, और ब्रैकेट में क्या लिखा जाए, n-2 हो जाएगा, n-2। ठीक है, तो फिर वापस आते हैं, वेरिएबल वैलेंसी पेराइटल में कहां होती है और कहां नहीं होती। एस ब्लॉक में नहीं होती है, कहां होती है, डी में होती है, पी में भी होती है और एफ में भी होती है, जो हमें पढ़ना नहीं है। एफ हमको नहीं पढ़ना है, एफ ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12th में आता है, डी एंड एफ क्लास 12th में आता है। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी हम लोग डी वाला स्टडी करेंगे। अब जैसे डी का हमने एग्जाम्पल दिया था, कॉपर का एग्जाम्पल, कॉपर की वैलेंसी सबको पता होता है ना, +1 +2, क्यूप्रिक, 2 वैलेंसी होती है। आयरन सबको पता रहता है, आयरन वैलेंसी बताइए, +2 +3, नाम क्या होता है, फेरस क्लोराइड, 2 वैलेंसी होती है। ठीक है, ये सब किसके, डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। आयरन है, कॉपर हमने बोला, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। तो डी ब्लॉक देखिए वेरिएबल वैलेंसी दिखा तो रहा है, जैसे सोडियम हमने दिखाया, सोडियम की एक ही वैलेंसी आ रही थी। एस ब्लॉक एलिमेंट की वैलेंसी डेफिनेट होती है, डी ब्लॉक की एलिमेंट की वैलेंसी वेरिएबल होती है। अब आपको समझ में आएगा, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो करते, सारे नहीं शो करते। अब देखिए कौन से शो करेंगे। लास्ट टर्न पे थोड़ा सा समराइज हमने किया, तो उसी को रिकॉल कर लेते हैं। CORE क्या है, कोर। ये क्या होता है, हमने क्या किया, अगर ये आउटर मोस्ट है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एटम होता है उसी को कोर कहते हैं। हमने सोडियम ले लिया, सोडियम था 281, एक ही इलेक्ट्रॉन तो है आउटर मोस्ट में, इसको हटा देते हैं तो ये Na+ बन गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8, इसी को हम कोर कहते हैं। आफ्टर रिमूविंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, और यहां तो एक ही इलेक्ट्रॉन ही था, यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन ही था। कॉपर का भी क्या बताया आपने, 4s1 3d10। आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अब सबको मिला के बोलेंगे, ये मिला के ये पूरा वैलेंस शेल है, ये
ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करिएगा। वैलेंशियल आउटरमोस्ट दोनों अलग अलग है डी और एफ में। अगर एस और पी ब्लॉक है तब तो एक ही चीज है, लेकिन यहां पे डिफरेंस आ जाता है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे हम लोग। अब देखिए जरा 3D10, ये कॉपर का कोर हो गया कि नहीं? इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है बताइए? फिर से सुनिए, देखिए सेंटेंस सुनिए। आफ्टर रिमूविंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अभी लिखाएंगे, पहले सुन दी कहानी, अभी सब लिखाएंगे हम। आफ्टर रिमूविंग ऑल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड कोर। तो यहां पे आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन तो था, 4s1 वाला आउटर मोस्ट है, तो हटा दिया तो 3D10 बचा, तो ये कोर हो गया। जैसे सोडी में हमने क्या किया था, 281 था, ये हटाया हमने तो 28 बचा, ये कोर का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मतलब आउटर मोस्ट के सारे इलेक्ट्रॉन हटा दिए, एक हो चाहे 10 हो, हमसे मतलब नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन है सारे हटा दिए। आफ्टर रिमूविंग ऑल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द एटम इज कॉल्ड कोर। इसको कोर कहा जाता है। कोर समझ आया? इसी को कर्नेल भी कहते हैं, KERNEL, कर्नेल। कहीं कहीं मिलेगा आपको, कहीं कहीं ये भी वर्ड मिलेगा। तो वर्ड से फैमिली रहते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग कोर वर्ड यूज करेंगे, सब जगह कोर ही वर्ड रहता है, कोर या कर्नेल दोनों कहा जाता है। अब देखिए जरा, अगर जिस एलिमेंट का कोर अनस्टेबल रहे, जिस एलिमेंट का कोर अनस्टेबल रहे, हमने क्या किया, आयरन का बताइए जरा। आयरन 26 है, 26 Fe, बताइए 4s2, 4s2 पे 20 हो गया। आगे चलिए। हाँ बहुत अच्छा, 4s2 के बाद 3d6 आता है, 3d6 आता है। तो देखिए Fe2 प्लस कर दें अगर, तो ये कोर हो जाएगा कि नहीं? आउटर मोस्ट में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन तो है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाले, तभी तो Fe2 प्लस हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3d6। तो ये आयरन का, हाँ सॉरी, ये आयरन का कोर हो गया कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखिए ये कोर अभी भी स्टेबल तो नहीं है, हमको 8 चाहिए था। तो जिन डी ब्लॉक, जो हमने सेंटेंस कहा था कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स डू नॉट एग्जिट वेरिएबल वैलेंसी, सारे नहीं शो करते, खाली वही शो करते जिनका कोर अनस्टेबल है। याद हो जाएगा आपको, सब कॉपी में लिखेंगे अभी, जिसका कोर अनस्टेबल है। तो अब इसका कोर अनस्टेबल है, तो दैट्स व्हाई इट विल हैव टेंडेंसी टू लूज वन मोर इलेक्ट्रॉन। तो अब हमने जब एक इलेक्ट्रॉन और लूज किया, तो नई वैलेंसी हमारी हो गई Fe3 प्लस, कॉन्फ़िगरेशन बोलिए 3d5, बहुत अच्छा 3d5। अब ये स्टेबल हो गया 3d5। तो डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो करते, खाली वही शो करते जिनका कोर अनस्टेबल है। कोर किसको कहते हैं? हाँ रुकिए, रेचल को बोलने दीजिए। हाँ बहुत अच्छा, सारे इलेक्ट्रॉन, बस यही याद करना था। When we remove all the electron from the outer orbit, then the remaining portion of the atom is called core. And if the core is still unstable, तो it will tend to lose one more electron and will exhibit variable valency। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। नोट करिए, अब समझ में आ जाएगा वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी में कहाँ कहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं। वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी इतना हम लोगों ने, ये आप इसमें यहाँ नोट कर लीजिए, लास्ट टाइम पे इन लोगों ने नोट किया था। लिखिए सम एलिमेंट्स, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी हेडिंग करके सम एलिमेंट्स, और भी हम लोग मेटल की बात करने जा रहे हैं, ब्रैकेट में मेटल्स, शो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसीज। सम एलिमेंट्स इन ब्रैकेट मेटल्स शो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसीज which is due to following two reasons, which is due to following two reasons। फिर अगली स्टेप पे नंबर 1,
फर्स्ट रीजन क्या है? अनस्टेबल कोर। फर्स्ट रीजन अनस्टेबल कोर। फर्स्ट रीजन अनस्टेबल कोर। ये कहां अप्लाई होगा? ब्रैकेट में लिखिए डी ब्लॉक मेटल्स। अनस्टेबल कोर विल बी अप्लाइड इन डी ब्लॉक मेटल्स। फिर दूसरा फैक्टर क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रॉन, बोलिए, पेयर इफेक्ट। इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट, ये कहां अप्लाई करेंगे? पी ब्लॉक में अप्लाई करेंगे। तो अब एक एक करके करते हैं। पहला लिखिए, नंबर 1 अनस्टेबल कोर। फर्स्ट फैक्टर राइट, अनस्टेबल कोर। अनस्टेबल कोर। देन राइट एक्सप्लेनेशन। आफ्टर losing all the electrons, after losing all the electrons from the outermost orbit, after losing all the electrons from outermost orbit, remaining part of the atom, remaining part of the atom, remaining part of the atom is called core, C-O-R-E, underline करिए, core is called core of the element, is called core of the element, full stop. If the core of any atom is less stable, if the core of any atom is less stable, comma, it tends to transfer, it tends to transfer one or more electrons, tends to transfer one or more electrons. क्यों ट्रांसफर करता है? To have stable configuration, to have stable configuration, to have stable configuration, full stop. Such elements whose core is less stable, such elements whose core is less stable show variable valencies, show variable valencies. फिर भी आयरन वाला एग्जाम्पल शो करते हैं। राइट एग्जाम्पल पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखे 26 Fe। एग्जाम्पल में 26 आयरन इज इक्वल टू 4s2 और आगे क्या लिखें? 3d6, 4s2 3d6, 4s2 3d6। फिर पहले चेंज करिए। आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो लिखिए देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, there are 2 electrons in the outermost orbit, there are 2 electrons in the outermost orbit of Fe, and after losing both the electrons, it is converted into Fe2 plus, which is called iron core. इसी को कोर कहते हैं ना, which is called iron core.
फुल स्टॉप। दिस कोर इज स्टिल लेस स्टेबल। अब कोई रिकॉल करके बताए क्यों लेस स्टेबल है ये? अभी लिख के हमने दिखाया था, वो वाली स्क्रीन तो हट गई है, तो देखिए किसी को याद है कि नहीं। हाउ इट इज लेस स्टेबल? हाँ फिर से बोलिए, हाँ बोलिए, इकरा बोलिए। क्यों? हाँ 5 होना चाहिए, मतलब 3D 6 विल ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू बिकम 3D 5, या तो 5 होगा, D5 एंड D10, ये दोनों कैसे हैं? मोर स्टेबल, दे आर मोर स्टेबल। और देखिए बार बार हम रोज क्लास में कहते हैं, ट्राई टू स्पीक अ लिटिल बिट लाउडर, एफर्ट करिए। खाना खाया है कि नहीं? दिन में नहीं खाया था, तो इसकी सब लोग हैबिट डालिए तेज बोलने की, बिकॉज वी ऑल लाइक एनर्जी, वी ऑल लाइक एनर्जेटिक पीपल। तो जब एनर्जी कैसे पता लगेगी है कि नहीं? यू विल हैव टू शो इट। हम भी अगर आपके पीछे बोलना शुरू कर दें तो अगले दिन से आप यहाँ नहीं आएंगे, फिर नहीं अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। तो इसको एफर्ट करिए, ठीक है, ट्राई करिए। और कोई चीज़ देखिए, ये चीज़ आपने सीखी है, ऐसे धीरे धीरे बोलना आपने सीखा है, क्योंकि अभी तक किसी ने इसकी बात ही नहीं की आपसे कि किसी ने कि थोड़ा तेज बोलो, किसी ने नहीं कहा। नहीं तो किस चीज़ को तेज बोलने, कब तेज बोलना? जब किसी को आप देखिए, तेज बोलना अलग होता है, ऑडिबल अलग होता है। ऑडिबल इज इफेक्टिव, योर वॉइस शुड बी ऑडिबल। जब भी व्हेनेवर रिस्पॉन्डिंग टू एनी पर्सन, तो योर वॉइस शुड बी ऑडिबल होनी चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं तो आपको सुनने में एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो जब ऑडिबल वॉइस होती है तो आपको सुनाई पड़ती है, इट विल अट्रैक्ट यू। अगर ऑडिबल नहीं तो आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। वो हम डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतना एक सेंटेंस हमेशा रखिए, लोग आपको पसंद नहीं करते। किसको पसंद करते हैं? आपकी पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं, याद रखिएगा। आप इसको नहीं पसंद करते, इसको पसंद करते हैं, याद रखिएगा। ये खाली 2 दिन का होता है, ये खाली 2 दिन का होता है बस, ठीक है। और लॉन्ग रन में यही चलता है, अंदर वाला चलता है। तो आपकी पूजा नहीं होती, गुणों की पूजा होती है। तो अपने अंदर गुण डेवलप करिए, गुण नहीं डेवलप करना, गुण डेवलप करना है। ये आप ही ने कहा था गुड़, तो गुड़ खाने लगे। है ना। तो एक नई चीज हमने शुरू कर लिया कि आपसे जब क्लास से बोलेंगे तो आवाज थोड़ी सी तेज होगी, हाँ तेज होगी। तो आंसर करिए फिर से हमारा। हमने कहा कि YFE2+ इज नॉट स्टेबल, लेस स्टेबल। व्हाई इट इज लेस स्टेबल? हाँ ठीक है, और सेंटेंस चेंज करिए, और कुछ एक्सप्लेन करिए, थोड़ा सा मिर्च मसाला डालिए, तड़का लगाइए थोड़ा सा। हाँ बोलिए रिचल, इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए। ट्राई करिए, क्योंकि ये फैसिलिटी स्कूल में नहीं मिलेगी, हमको पता है। इस तरह से टीचर स्कूल में तो नहीं बोलेगा आपसे, क्योंकि उसको क्या है, 45 मिनट में उसको अपना पीरियड देखना, अभी वहाँ जाना है, अभी दूसरी सबसेशन में लगा है, वो खुद ही इतना परेशान रहता है। और हम सुबह से जैसे 2 घंटे योगा करके, और बॉडी मेरी चार्ज रहती है इस समय, स्टडी किया है, एकदम पूरी बॉडी फुल चार्ज है, वो रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, स्कूल टीचर क्या होता है, एनर्जी उसकी वहीं खत्म हो चुकी होती है, तो कैसे हमसे कॉम्पिट कर ही नहीं सकता वो एनर्जी के लेवल पे। और बच्चों को एनर्जी अच्छी लगती है कि नहीं? तो वो चीज़ स्कूल में नहीं मिलेगी, उसका फ़ायदा उठाइए। फिर से और ट्राई करिए, इंग्लिश में ट्राई करिए। हाँ ये सही है,
d orbital should have either 5 electron or 10 electron. Only then it is called stable orbital. Stable orbital. And here in case of Fe2 plus, what is the condition, Rachel? मतलब उसका इलेक्ट्रॉन बताइए, कॉन्फ़िगरेशन बताइए Fe2 प्लस का. नो, Fe2 प्लस का कोर बना दिया. ये तो आपने Fe का बता दिया. 3d6. बहुत अच्छा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने. उसका कोर का कौन, आपसे क्वेश्चन करेंगे, गिव मी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोर ऑफ आयरन. रिचल आप बोलिए इकरा. 3d6. दिस इज 3d6 हो गया. But 3d6 is still it is less stable. Why? Because d orbital becomes stable either having 5 electron or 10 electron. तो 3d6 की tendency it will have a tendency to lose one more electron. तो 3d5 हो जाएगा, and that's why it is exhibiting. चलिए आगे चलिए. Full stop. So it tends to transfer. It tends to transfer one more electron to have stable configuration. Full stop. Thus iron shows variable electrovalencies. Of +2 and +3. अब दोनों की कॉन्फ़िगरेशन दिखा दिया जाए. नीचे लिखे Fe2 प्लस इज इक्वल टू 3d6 हो जाएगा. Fe2 प्लस इज इक्वल टू 3d6, ब्रैकेट में लेस स्टेबल कोर. फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दीजिए तो हो गया Fe3 प्लस. दिस बिकेम Fe3 प्लस इज इक्वल टू 3d5. बहुत अच्छा, 3d5 और टीचर को बता दीजिए मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. भाई जैसे किसी ने खाली 3d5 लिखा और किसी ने ब्रैकेट में ये भी लिखा मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो टीचर को अच्छा लगेगा ना. हम बार बार आपसे कहते हैं नंबर मिलते नहीं, नंबर छीनने पड़ते हैं टीचर से. आप वहाँ नहीं होते, आपकी कॉपी वहाँ पर होती, आपको रिविजन कर रही होती. क्या क्या आपको आता है बताइए ना. हमको ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है. जितना आता है सब वहाँ डाल दीजिए. मतलब टीचर मजबूर हो जाए कि यार कहाँ नंबर काटे हैं. ऐसा भी हो सकता है, मजबूर हो जाए कि कहाँ नंबर. भाई अभी देखिए, बहुत पहले 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में हमने नहीं सुना था, लेकिन अब तो आता है. अब टेक्नोलॉजी चेंज होगी, 5G आ गया, तो इसलिए अब 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में भी आता है. पहले मैथ्स में सुनते थे, पहले कंप्यूटर में तो बहुत ज़्यादा सुनते थे, 100 आउट ऑफ 100 है कि नहीं. मैथ्स में सुनते थे, फिजिक्स में भी सुनते थे, कम सुनते थे. मैथ्स में ज़्यादा सुनते थे, कंप्यूटर में ज़्यादा सुनते थे. लेकिन अब केमिस्ट्री भी आ गया. अभी जो लास्ट ईयर या बिफोर लास्ट ईयर CBSE जिस बच्चे ने टॉप किया था, उसका तो सारे सब्जेक्ट में 100 में 100 था. सारे सब्जेक्ट में 100. मतलब जैसे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में 100 कैसे आ सकता है यार. ये तो सोचने वाली बात है. साइंस में तो आता है भाई, डेरिवेशन है तो आपने कर दिया, तो अब या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा. है कि नहीं. लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में तो बहुत स्कोप रहता है, उसमें भी उसने पूरा 100 में 100 सब जगह एकदम से 100. तो आप आज की डेट में कुछ नहीं कह सकते. मतलब टैलेंट की कमी नहीं है, अब डिपेंड करता है, अपना एसोसिएशन चेंज करिए, इन लोगों के बारे में जानना शुरू करिए. कहाँ ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में. अभी ज़्यादातर आपको क्या पता लगता है, नहीं यार कंपटीशन बड़ा टफ हो गया है, यही खाली आपको पता है. ये कैसे पता? क्योंकि ऐसे लोग के बीच में रहते हैं आप. सराउंडिंग्स में ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो नेगेटिव हैं. अगर एसोसिएशन चेंज हो जाए, उसके लिए क्या करना है, इनसे मिलना जुलना बंद कर दीजिए. एकदम नहीं,
उनसे बात करेंगे, पहले उनसे क्वालिफिकेशन पूछेंगे, क्या आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है? तो शट योर माउथ। आप कहां से मेरे को राय दे रहे हैं? भाई आप मेरे चाचा हैं, मामा हैं, ताऊ हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूं, ठीक है, करता हूं, लेकिन आप प्लीज अपना ज्ञान मेरे पास रखिए। वही लोग ज्ञान दे देते हैं कि नहीं बेटा बहुत टफ हो गया है, तो तुम ऐसा करो ना, नीट के साथ में बीएससी का भी फॉर्म डाल दो। ये ज्ञान दे देते हैं, ये ज्ञान दे देते हैं। और हमने अब ये पोस्ट भी हमने डाला था, जिनके संकल्प में विकल्प होते हैं, जिनके संकल्प में विकल्प होते हैं, उनके संकल्प पूरे नहीं होते। संकल्प कैसा होना चाहिए? विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए। विकल्प मतलब ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। अभी मैंने अभी 2 दिन पहले इंस्टा पे भी देख सकते हैं, स्टेटस लगाया मैंने, एक ये पोस्ट मैंने डाला, एफबी पे लगाया और व्हाट्सएप पे लगाया था। छोटे छोटे सेंटेंस, इसको रोज देखा करिए कि ये इंपैक्ट करते हैं कि यार क्या करें, कि एक ही बस ऑप्शन नहीं मेरे पास, या तो ये करेंगे, नहीं दूसरा सोचा नहीं अभी। टीना दाबी का नाम सुना? टीना दाबी नहीं सुना? नाम लिख लीजिए, आज जाके सर्च कीजिएगा, पेज के ऊपर लिखिए TINA, टीना, TINADABI, टीना दाबी। आगे यूट्यूब लिख लीजिए, यूट्यूब में सर्च करना है आपको, TINADABI, टीना दाबी। अभी देखिए आपको 2 मिनट मजा आएगा। 21 ईयर, फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट पोजीशन, ऑल इंडिया रैंक 1। 21 साल की उम्र, पहला अटेम्प्ट और फर्स्ट पोजीशन, ऑल इंडिया टॉप किया इसने IAS में, ठीक है। अब आगे लिख लिए IAS, फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट अटेम्प्ट AIR 1, ऑल इंडिया रैंक 1 लिखिए। फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले IAS लिखा ना, IAS, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट AIR 1, ऑल इंडिया रैंक 1, और एज भी लिखे तो आपको इंस्पायर करेगी। एज इज इक्वल टू 21 ईयर्स। 21 साल में अगर आप DM बन जाएं, कैसा लगेगा? आज वैसे आंख बंद करके सोच के देखिए। अभी कितनी एज है? 15, 16, 17, बस यही रहता है। वो तो नगर निगम पैदा कर देता है 200 रुपया लेकर के, ठीक है। 15 से 17 के बीच में एज रहती है। तो 5 साल क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अभी आप पीछे पलट के देखेंगे ना कि कब आप 5th में थे, तो लगता अभी की तो बात है, कैसे इतनी जल्दी। भाई आप 9 से आ रहे हैं यहाँ पे, तो 9, 10th, 11th अगले साल 4 साल हो जाएगा आपको यहाँ पढ़ते हुए। तो 4 साल कैसे बीत जाएगा पता नहीं, बस एक एक साल करके निकलता गया। तो ऐसे 5 साल बीतने में ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है। भाई 4 साल अगले साल हो जाएगा आपको यहाँ पर, तो 1 साल और जोड़ लीजिए, 5 साल हो गया। 5 साल के बाद आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाएं और 10 ऑफिसर आपके आगे पीछे नाचें, यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम, वेट अभी टाइम नहीं है और साइन कराने के लिए खड़े लाइन लगा करके कि आपसे फाइल साइन करनी है आपको ना, कि आपके बिना परमिशन के कुछ हो नहीं सकता है वो पोजीशन, ठीक है। लेकिन इसने, रिपोर्टर ने इससे पूछा था कि मैम अगर आप IAS ना बनती तो क्या करती हैं? तो इसका आंसर था, हंस के बोलती, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था। हंस के बोला, मैंने सोचा नहीं था। तो बस वही मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। तो संकल्प उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके संकल्प में विकल्प नहीं होते। तो बस कुछ नहीं है, खूब फोकस करिए, खूब बढ़िया से करिए, ठीक है। चलिए फिर अगला करिए, सेकेंड फैक्टर करिए, इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट। जब तक फिजिक्स वाले सर नहीं आ रहे तब तक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट, इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट, ये होता कहां पे है? तो ब्रैकेट में लिखे, क्या लिखेंगे? P ब्लॉक मेटल्स, P ब्लॉक मेटल्स।
अब जरा हम बोलते हैं, इमेजिन करिए 4s2 3d5 नो 3p1, ये किस ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोला? 4s2 3p1। p तो ब्लॉक होता है बेटा, हमने ग्रुप पूछा आपसे, ग्रुप तो 1 से 18 तक होता है। 4s2 3p1, ns2 np1, ns2 np1। बहुत अच्छा, ग्रुप 13 जाएगा, ये ग्रुप 13 जाएगा। और फिर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जा रहे हैं हम। np2 कहां गया? 14 में गया। अगर 13 पकड़ लिया आपने तो एक एक करके कर रहे हैं। फिर भाई ऐसे देखिए, अगर हम जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है? 30 होता है जिंक, ठीक है, जिंक 30 होता है। तो 30 का कॉन्फ़िगरेशन जरा करिए। 4s2, 4s के बाद क्या आता है? 3d आता है। तो डालिए, कितना बचा? 10 बचा। 3d10 हो जाएगा, 10 की कैपेसिटी भी है आपके पास, तो 3d10 हो गया, ठीक है। अब 31 गैलियम होता है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। 4p1, बहुत अच्छा, 4p1। तो ये हो गया 4p1, किस ग्रुप में गया? 13 में चला गया, क्योंकि ये कहां था? जिंक, ये 12 में था, डी ब्लॉक का लास्ट वाला। अभी आपने बताया था 3 से लेके 12 तक रहता है, तो ये 12th ग्रुप में था, ये उसी के बाद ये 13 में आ गया। फिर एक एक इलेक्ट्रॉन जब हम लोग ऐड करेंगे तो अगले अगले ग्रुप में जाता जाएगा वो। ये जो कॉन्फ़िगरेशन ये ले जा रहे हैं, np1 np2 np3 np4, np4 कहां गया? 16 में चला गया। np5 कहां गया? 17 मेटल है कि नॉन मेटल? नॉन मेटल, तो इसलिए हमने अब उसकी बात बंद कर दी हमने, क्योंकि हम लोग वेरिएबल वैलेंसी ऑफ मेटल कर रहे हैं। तो मेटल कहां तक जाएगा? 16 तक जाएगा, बस 16 तक जाएगा, तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन हम यहां तक लेके आए। तो अब देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने कहा था कि डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो करते, उसी तरह से पी के भी सारे नहीं शो करते, पी के भी सारे नहीं शो करते। पी के वही मेटल शो करते हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन ns2 np124 है, ठीक है। एक सेंटेंस लिखिए, सम ऑफ द पी ब्लॉक मेटल्स, सम ऑफ द पी ब्लॉक मेटल्स, सम ऑफ द पी ब्लॉक मेटल्स हैविंग valence shell configuration, having valence shell configuration, having valence shell configuration ns2 np, फिर p के ऊपर लिखेंगे 1 to 4, np 1 to 4, show variable electrovalencies, show variable electrovalencies, electrovalencies। फिर अगले स्टेप पे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में लिखिए 31Ga का नाम है गैलियम, 31Ga, और ब्रैकेट उसकी वैलेंसी लिखिए +1 +3, +1 +3, ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लगाइए। देन राइट 50, इसका नाम बताइए, 50 का नाम बताइए। 10, हाँ SN, 50 10, ब्रैकेट में बैलेंस ये +2 +4, +2 +4। एक एग्जाम्पल और लिखिए, एंड 82
इसका नाम क्या है? लेड। Pv is called lead. Lead वैलेंसी है +2 +4. These are 3 examples of what? आंसर दीजिए हमारा क्वेश्चन. These are 3 examples of what? बहुत अच्छा. These are 3 examples of variable electrovalency due to inert electron pair effect. तो आपसे क्वेश्चन करेंगे कोई अनस्टेबल कोर वेरिएबल वैलेंसी का एग्जांपल दीजिए. आयरन. बहुत अच्छा. ठीक है. फिर उसी तरह से यहां पर आएगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना. हाँ, जिसको पहले से पता नहीं वो गेस नहीं कर पाएगा. अगर उसने पहली बार इनर्ट, हाँ इनर्ट तो जानता है, इलेक्ट्रॉन भी जानता, पेयर भी जानता है, इफेक्ट भी जानता है, लेकिन इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट नहीं जानता. चारों वर्ड अलग अलग पता है उसको. ये चारों वर्ड तो पता है. इनर्ट का मतलब जो रिएक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन जानता है, पेयर भी जानता है ना, इफेक्ट भी जानता है, लेकिन चारों वर्ड एक साथ नहीं जानता. वो नहीं जानते तो फिर आप नहीं बता पाएंगे. तो ये 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने किए. और एक चीज देखिए, बस सबकी वैलेंसी में जो डिफरेंस आ रहा है, 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है. तो इसमें एक चीज और भी नहीं हमको पता लगेगी, इसीलिए इसको पेयर इफेक्ट होता है. जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पेयर निकलेगा वो. तो जब पेयर निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वैलेंसी में हमेशा 2 यूनिट का डिफरेंस आएगा. एक सेंटेंस और कर दीजिए. ये लिखिए, देयर, THEIR हो जाएगा. देयर वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसीज, नहीं हियर कर दीजिए, सॉरी देयर हटा करके हियर लिख दीजिए. हियर वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसीज, हियर वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसीज ड्यू टू inert electron pair effect, due to inert electron pair effect differ from each other by 2 units. 2 यूनिट्स को अंडरलाइन करिए. by 2 यूनिट्स. 2 यूनिट का डिफरेंस आता है यहां पे. बस एक लाइन लिख करके छोड़ दिए, अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे. फिर नीचे लिखिए, लेट अस कंसीडर 31 GA. बस इतना लेके छोड़ दीजिए. लेट अस कंसीडर 31 GA. फिर इसी को नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.